कि हम बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। एक घर के छोटे से किचन से हम पहले 5 स्टार होटल तक पहुँचे। 5 स्टार होटल के बाद में अब हम बॉलीवुड में कदम रख चुके थे। उन लोगों को अपना खाना सर्व कर रहे थे। अब हमारे कमर्शियल एंगल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे चलते-चलते एकदम से एक झटके से रुक गई। हमारे पास 80 लाख के ऑर्डर्स थे, जो इंटरनेशनल वेडिंग्स के ऑफ़र थे, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। हम बिल्कुल बिखर गए थे। अब सपोर्ट कोई फाइनेंशियल हमारे पास अब नहीं थी। सास बहू के बारे में आप क्या समझते हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, सास ने बहू को ताने दिए, बहू ने सास को खाना नहीं दिया। लेकिन मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कहानी में सास एक बहुत अच्छी सास है और बहू एक बहुत अच्छी बहू है, जो अपनी सास को माँ समझती है और सास अपनी बहू को बेटी समझती है। आदाब, मैं नाज़िया खान, सास बहू की कहानी की मैं बहू हूँ। आज आप जानेंगे मेरे बारे में। मैं एक यूपी के एक छोटे से शहर बुलंदशहर से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ वहीं से हुआ है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और 2007 में मेरी शादी होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे कि लोग सोचते हैं कि शादी के बाद ससुराल मिलेगा, बहुत परेशानियाँ होंगी, ये कुछ भी होगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा एक दिक्कत का पीरियड जब आता है, जब 2012 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है। मैं अपने बच्चों के साथ वेकेशन के लिए अपने घर गई हुई थी और वहाँ पर मेरे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे पापा को हार्ट अटैक हुआ है और तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। हम लोग लंच करने के लिए बैठ रहे थे अपने घर पे भाई के साथ में हम लोग। फिर हमने सब लंच छोड़ा, मैंने अपनी बेटी को लिया और मेरे भाई और मैं हम लोग दिल्ली आ गए फ़ौरन ही वापस और उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लगातार जाते रहे। इमरजेंसी वार्ड में जाके एक हॉस्पिटल के मैं उनसे मिली, उनसे बात करी, उनको देखा और आज भी उस मोमेंट को, उस कॉल को, उस दिन को जब मैं याद करती हूँ, तो मैं काँप जाती हूँ। उसी शाम, उसी सेम डे, सेम इवनिंग मेरे फादर इन लॉ की उसी हॉस्पिटल में डेथ हो गई और मतलब हम बिल्कुल बिखर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ से शुरू करेंगे या हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। बिल्कुल सब ब्लैंक था, आगे अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या होना है आगे। उसके बाद में हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू हो गईं और उन परेशानियों से लड़ने के लिए, उन परेशानियों से जूझने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम अब क्या करें। ज़िम्मेदारियाँ थीं, एक बच्ची थी, मेरे डिलीवरी मेरी होने वाली थी और हस्बैंड की कमाई लिमिटेड थी। हमने फिर बहुत सोचा क्या करें, क्या करें? हमारे घर में जब मैं शादी होकर आई थी तो बहुत ज़्यादा दावतों का सिलसिला होता था, बहुत ज़्यादा दावतें होती थीं, बहुत ज़्यादा खाने बनते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते-जाते थे। तो सब लोग खाने की बहुत तारीफ़ किया करते थे। मेरे मदर इन लॉ के खाने की सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे और हम लोग दावतें जो करते थे उसमें सब लोग हमसे यही कहते थे कि आप इस खाने को बाहर लेके जाएँ, आप इसको कमर्शियली कुछ करें इसमें। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इसको कमर्शियली कैसे करेंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर परेशानियों का दौर आया, हम परेशान हुए तो फिर हमने सोचा कि हमारा टैलेंट है, जो हम खाना बनाते हैं या मदर इन लॉ जो खाना बनाती हैं, हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं और इसको आगे लेकर चलने में फिर हमने हम मुझे याद है हमारा जो सबसे पहला इवेंट था, वो ये था कि हम मेले जो होते हैं, दिवाली के मेले या ये दुर्गा पूजा के मेले, हमारे घर के पीछे कालीबाड़ी है, नोएडा कालीबाड़ी, तो हमने वहाँ पर लोग खाने का स्टॉल्स लगाते हैं। हमने ये सोचा कि इस खाने की स्टॉल्स में जब लोग लगाते हैं और हम वहाँ खाना खाते हैं, तो खाना किसी का भी अच्छा नहीं होता था। तब भी वो लोग सेल कर रहे होते, तो हमने देखा कि लोग सेल कर रहे हैं इतने खराब खाने पर भी और जबकि हमारा खाना बहुत अच्छा है। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम इन मेलों में अपना स्टॉल्स लगाएँ ताकि हम इन खानों से अपने खाने से हम कुछ कमाई कर सकें, ताकि हम फाइनेंशियली मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ और हम इसको आगे बढ़ा सकें। हमने सबसे पहले ये इसी तरह के मेलों में खाना लगाना शुरू करा। प्रोफ़ेशनली हमने पहला होटल जो अप्रोच किया, वो सूर्या होटल था, जहाँ हमने एक 30,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें हमें 10 दिन का एक फेस्टिवल करना था और हमने वहाँ उस फेस्टिवल में अपने ही घर के सारे खाने बनाए। हमने कोई अलग से खाने नहीं बनाए, कोई कमर्शियल खाने नहीं बनाए, जो हमारे घर के खाने थे, अपने घर के। हमने उन्हीं खानों पर फ़ोकस करके, उन्हीं खानों को हम लेकर आए, दुनिया के सामने एक प्लेटफ़ॉर्म पे रखा और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा
पसंद किया। वो हमारा कमर्शियली एक पहला ऐसा एडवेंचर था जो कि हम एक 5 स्टार के साथ कर रहे थे। अभी तक हम मेलों में कर रहे थे, एचसीएल की कैंटीन में कर रहे थे, लेकिन ये एक पहला हमारा मैं कहूँगी ब्रेक थ्रू था कि हम एक बड़ी इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। इसके बाद एक से दूसरे फेस्टिवल, दूसरे से तीसरा फेस्टिवल, एक अलग-अलग होटल्स, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ ने हमें अप्रोच करा और हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अपने फेस्टिवल्स करने लगे। हम अपने वही घर के खाने, वही पुराने खाने सब जगह लेकर जाते थे, वही खाने हम सब जगह बनाते थे। उसके बाद में हम इंटरनेशनली हम लोगों ने काफ़ी सफ़र करे। हमने दुबई में फेस्टिवल करा, बहरीन में फेस्टिवल करा और ये जो अमाउंट था, जो हम 30,000 से शुरू हुए थे, ये बढ़कर अब समझ लीजिए 3 लाख तक पहुँच गया था। 2 से 3 लाख रुपए हमें पर फेस्टिवल हर जगह से अब हम कमाने शुरू हो गए थे। जितनी ही जानी-मानी हस्तियाँ हैं खाने की अ, लाइक शेफ़ अजय चोपड़ा, शेफ़ कुणाल कपूर, शेफ़ रणबीर बरार, ये लोग हमारे उसमें फेस्टिवल्स में आते रहे। हम 5 स्टार तक पहुँच चुके थे। एक घर के किचन से 5 स्टार तक का हम सफ़र तय कर चुके थे। इससे ज़्यादा कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? उसकी क्या क्या ख़्वाहिश हो सकती है कि इसके आगे अब हम क्या करेंगे? लेकिन इसके आगे भी हमारे लिए और बहुत कुछ रखा था और वो था बॉलीवुड तक पहुँचना। हमारी बॉलीवुड की सबसे पहली जो ब्रेक थ्रू थी, जो हमारे सबसे पहली केटरिंग थी, वो हमारी हंसल मेहता के घर थी। और उसके बाद से ये सफ़र जारी रहा, एक के बाद एक दूसरे लोगों ने हमें कनेक्ट करते रहे और यहाँ से हम मतलब एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चले गए, एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले गए कि हम वो लोग जो मतलब अप्रोच हम नहीं समझ सकते थे, कभी हम उनको कर सकते हैं या कभी हम उनसे मिल सकते हैं। आज हम उनसे मिल रहे थे, उनको अपना खाना खिला रहे थे, वो हमारे खाने की तारीफ़ कर रहे थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैं आपको एक कुछ वक़्त पहले की कहानी बताती हूँ। हमारे पास फ़ोन आया राजकुमार राव का, वो हमसे उससे पहले भी काफ़ी खाने ऑर्डर कर चुके थे, अपनी केटरिंग करा चुके थे और उन्होंने हमसे एक खाना मँगवाया, जो कि मैं उनके शूट एक उनका दिल्ली में शूट हो रहा था, एक पुलिस स्टेशन में वो शूट कर रहे थे, वहाँ उनको मैं वो खाना देने के लिए गई और वो उनका बहुत बड़ापन कहूँगी कि वो उस शूट को छोड़कर, उस शूट को रोक कर उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट को या एम्प्लॉयी को नहीं बोला कि जाके तुम खाना रिसीव कर लो। वो खुद खाना रिसीव करने के लिए आए और उन्होंने खाना रिसीव करा और हमसे बातचीत करी और उन्होंने पहले भी वो काफ़ी हमसे खाना हमारा टेस्ट कर चुके थे। हम एक बहुत यूनिक चीज़ बनाते हैं गोश्त का हलवा। हालाँकि राजकुमार राव एक वेजिटेरियन हैं, वो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपका गोश्त का हलवा लेकर अपने साथ में मुंबई जाऊँगा। शाहरुख खान के साथ उनका एक शूट था, उन्होंने कहा मैं शाहरुख खान को आपका गोश्त का हलवा टेस्ट कराना चाहता हूँ और वो हमसे वो गोश्त का हलवा लेकर मुंबई गए। मतलब अब इसके आगे हम नहीं सोचना चाहते थे कि हम इससे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। एक घर के छोटे से किचन से हम पहले 5 स्टार होटल तक पहुँचे। 5 स्टार होटल के बाद में अब हम बॉलीवुड में कदम रख चुके थे। उन लोगों को अपना खाना सर्व कर रहे थे। अब हमारे कमर्शियल एंगल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ़ आसानियों और अच्छाइयों की ही कहानी नहीं है। ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे चलते-चलते एकदम से एक झटके से रुक गई जब 2020 में कोविड आ गया। कोविड ने ना सिर्फ़ हमारी बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को एकदम से रोक दिया। कोविड से के वक़्त पर हमारे पास 80 लाख के ऑर्डर्स थे, जो इंटरनेशनल वेडिंग्स के ऑफ़र थे, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका था। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया और कोविड ने सभी कुछ रोक दिया, सभी कुछ एकदम से एक दुनिया थम गई। उसी तरह से समझ मानिए कि हमारी दुनिया भी थम गई थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बिखर गए थे, कोई फाइनेंशियल अब सपोर्ट कोई फाइनेंशियल हमारे पास अब नहीं थी। उसके बाद बहुत सारे सोचने के विचारों के बाद में हम घर में बैठे एक दिन बातचीत कर रहे थे और फिर हमने अपने घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों ने मिलकर ये तय करा कि हम घर से ही एक किचन शुरू करते हैं, एक क्लाउड किचन की स्टार्ट करते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर लोगों को बेचते हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमने अपना मेन्यू डाला और हमने ये उम्मीद करी कि लोग हमें इसी पर ऑर्डर दें और हम अपने ही घर के किचन से, अपने ही घर के बर्तनों से और हम ही लोग क्योंकि कोविड में कोई आ जा भी नहीं रहा था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हमने खुद ही उन खानों अपने खानों से लोगों से ऑर्डर लेने शुरू करे और फिर उसके बाद में हमने वो खाने बनाकर लोगों को सप्लाई करने शुरू करे। ये हमारी मुग़ल प्लेट की पहली शुरुआत थी। हमने घर में बैठकर सोचा और घर में अपने ही किचन से मुग़ल प्लेट एक क्लाउड किचन की शुरुआत करी।
वहाँ से सफ़र चलता चला गया और एक के बाद एक हम स्टेप लेते चले गए। आज मुग़ल प्लेट एक कमर्शियल किचन है और हम बाहर चले गए हैं उसको लेकर अपने घर से। हमने अभी रिसेंटली उसकी फ्रेंचाइज़ी साइन की हैं। हमने अभी रिसेंटली एक गुड़गाँव में आउटलेट खुल रहा है हमारा और उसके अलावा हमने 3 फ्रेंचाइज़ी और साइन की हुई हैं। कमर्शियल एंगल से अब हम इसमें आ गए हैं और कमर्शियली अब हम उससे महीने के अपने अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं। शुरुआत में हमने अपनी बिरयानी को जब मेलों में बेचा था तो 200 रुपए से शुरुआत करी थी। 200 रुपए की एक छोटी-सी रकम से हमने उस बिरयानी को बेचना शुरू करा था। आज मुग़ल प्लेट के ज़रिए हम उस बिरयानी को 200 रुपए से 2000 रुपए, 5000 रुपए तक बेचते हैं। हमें अपना पहला ऑर्डर 30,000 रुपए का मिला था और 30,000 रुपए से आज हम महीने के 10 से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं अपने किचन से, अपने मुग़ल प्लेट के किचन से और अब हम ज़िंदगी में बस आगे ही बढ़ने की सोच रखते हैं और आगे ही बढ़ना चाहते हैं। तो मैं अपनी जर्नी से आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी ये ना समझें कि हमारी नानी, दादी या किसी की भी माँ की, किसी की भी जो बातें हैं, जो उनके हुनर हैं या जो वो हमें सिखाना चाह रही हैं, वो किसी भी तरह से कम है। ऐसा नहीं मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत कुछ है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल करती है। पढ़ाई से हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आपके अंदर का जो भी टैलेंट है, आपका जो भी हुनर है, आप अपने उस हुनर को पहचानिए और उस हुनर को पहचानने के बाद में आप उसके ऊपर कोशिश करिए। बस एक पहला कदम उठाना मुश्किल है, उसके बाद में हर कदम उठाना आसान हो जाता है। आज जोश टॉक के इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने हुनर को पहचानिए, अपनी नानी, दादी, माँ, हर इंसान से जो भी आप ज़िंदगी में सीख सकते हैं, वो सीखिए और उसी हुनर को लेकर आप आगे चलिए। ज़िंदगी में जब भी कभी डाउन फ़ील करती थी, तो जोश टॉक के लोगों के इंटरव्यू सुनती थी, जोश टॉक के एपिसोड्स देखती थी। उसमें जो लोग अपनी कहानियाँ सुनाते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी और मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं जोश टॉक के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगी। मुझे जोश टॉक से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मैं ये उम्मीद करूँगी कि मेरी कहानी से भी आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले। आप उसमें अपने हुनर को पहचान के आगे बढ़ने की कोशिश करें और आपके अंदर जोश पूरा रहना चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।